दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। तो पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने काफी सारे डायमेंशंस याद किए थे, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस जानते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट जानते हैं आप, रेडियस भी एक लेंथ होती है, लाइट ईयर लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, पार्सिक डिस्टेंस की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की यूनिट है। ये सब आप जानते हैं। और रेडियस ऑफ गायरेशन को आपको याद रखना है कि ये भी एक तरह की डिस्टेंस होती है। इन सभी का डायमेंशन एल है होता है, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। जब भी स्पीड या वेलोसिटी लिखा हुआ हो, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन तो वेलोसिटी या स्पीड के डायमेंशन जितना ही होगा। कितना? LT-1। लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जब भी एक्सेलरेशन वर्ड दिया हो, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और एक ये जो आपको याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज स्मॉल जी, इनका डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी कि LT-2। ओके। मोमेंटम इंपल्स, 9th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो, मोमेंटम या इंपल्स एक ही है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाता है? मास का m और वेलोसिटी का LT-1। ठीक है। पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है? पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे बोला जाए। इसका डायमेंशन कितना होता है? वर्क का याद करके रखा है हमने, ML2T-2। अब तो तीसरी क्लास है, वर्क का तो बिल्कुल रट गया होगा, अपॉन टाइम। तो पावर का कितना आ गया? ML2T-3। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास का m अपॉन वॉल्यूम का L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन ML-3। डायमेंशन को हमेशा नोटेशन होती है ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। जब कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी लिखा हो, उसका डायमेंशन वर्क के बराबर होता है। जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है वो क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये क्या होता है हम अपने 4th चैप्टर में समझेंगे, रोटेशनल मोशन में समझेंगे। टॉर्क क्या होता है? ऐसा फोर्स जो किसी चीज को घुमा दे, ठीक है। अभी के लिए हमें इसका डायमेंशन याद रखना है कि इनका डायमेंशन वर्क के बराबर होता है, मतलब ML2T-2। किसी भी तरह का मॉडुलस हो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। तो आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? एनर्जी डेंसिटी। तो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। कैसे निकालोगे? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपने याद करके रखा है ML-T-2 और एरिया का L²। तो ये कितना आ गया? ML-1T-2। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी का भी आप निकाल सकते हो। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है, यानी कि ML2T-2 और वॉल्यूम का L3। तो ये कितना आ गया? ML-1T-2। ठीक है। तो इन सभी का डायमेंशन भी आ गया। आगे चलते हैं। ग्रेडियंट टर्म्स, जब भी फिजिक्स में किसी का ग्रेडियंट निकालना हो तो उसको लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। लास्ट क्लास में देखा था हमने, बस डिवाइड बाय लेंथ कर दो तो क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा। अब इन सभी का डायमेंशन आप निकाल के थोड़ा सा ट्राई करो। 1 मिनट। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आज आपको बनता है कि नहीं? लास्ट क्लास में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पढ़ा था, आज ये नया बताएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब तक ऊपर के 4 का आप निकालो।
वेलोसिटी ग्रेडियंट को वेलोसिटी अपॉन एल करके, टेम्परेचर ग्रेडियंट को टेम्परेचर अपॉन लेंथ करके, प्रेशर ग्रेडियंट को प्रेशर अपॉन लेंथ करके, एनर्जी ग्रेडियंट को एनर्जी अपॉन लेंथ करके। मेरा नहीं देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन अपॉन एल, तो ये कितना आ गया, टी माइनस वन। बात करें टेम्परेचर ग्रेडियंट की, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि टेम्परेचर अपॉन लेंथ। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन या फिर थीटा अपॉन एल, तो ये आ गया के एल माइनस वन। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि लेंथ से डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे डेनोमिनेटर में एल भी आ जाएगा। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वेयर इंटू लेंथ का एल, तो ये कितना आ गया, ये आ गया एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा एनर्जी अपॉन लेंथ। एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है, कितना, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एल, तो ये कितना आ गया, फोर्स के बराबर ही आ गया, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कल नहीं पढ़ा था, तो आज पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिटेल में देखते हैं। हाँ, तो हेडिंग डालना पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V अपॉन एल। कैसे निकालेंगे, पहले हमें V यानी कि पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल का डायमेंशन कैसे निकलेगा, 10th क्लास में आप ताजा ताजा एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल V होता था वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब देखो वर्क का आपको डायमेंशन पता है कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्यों, चार्ज का डायमेंशन नहीं पता है, तो चार्ज का डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। चार्ज का डायमेंशन कैसे निकलेगा, हमने 10th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मतलब I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहां से Q इक्वल टू हो गया आई टी। अब मुझे करंट का डायमेंशन बताना, करंट का क्या होता है, ए एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, टी। तो चार्ज का हमने डायमेंशन निकाल लिया एटी। अब वर्क का और चार्ज का फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू देखो W अपॉन क्यू होता है, तो W आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन चार्ज आ गया A इंटू टी। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिख देते हैं। तो यहां से पोटेंशियल आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। समझ में आया, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमने ऊपर वर्क डन का लिखा डायमेंशन, नीचे चार्ज का डायमेंशन लिखा एटी, टी ऊपर गया -3 हो गया, ए ऊपर हो गया -1 हो गया। ऐसे हमारा पोटेंशियल का क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। अब हमें किसका निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को, पोटेंशियल को L से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो देखो पोटेंशियल का आया है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इसको L से डिवाइड कर देंगे तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन आ गया। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप निकाल सकते हो। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से V का आ जाएगा तुरंत, W का तो आपने याद करके रखा है वर्क का, वर्क में जैसे ही चार्ज डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल का आ जाएगा, पोटेंशियल में लेंथ डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। आप ये याद कर लो चार्ज का, Q इक्वल टू ए इंटू टी, एक लाइन का है कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट का ए लिखा, टाइम का टी लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, चार्ज का डायमेंशन आ गया 80। याद हो गया, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। इसको भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में डालोगे तो पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए पोटेंशियल को एल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इससे बड़े बड़े सब अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं किए जा सकते ना, तो कुछ फॉर्मूले बेसिक बेसिक बस याद रखो और बड़ा वाला उससे निकाल लो। ठीक है,
तो समझ में आया पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाला? एक बार फिर से बता दूं। देखो हमें निकालना था पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसके लिए हमने पहले पोटेंशियल कैलकुलेट किया वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। वर्क डन का हमें पता है m/2t-2, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट का एम्पियर इनटू टाइम का t, तो यहां से पोटेंशियल क्या आ गया ml² t-3a-1। ठीक है, और पोटेंशियल निकालने के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए पोटेंशियल के डायमेंशन को लेंथ से डिवाइड कर दिया, मींस ml² t-3a-1 अपॉन l, तो ये आ गया ml t-3a-1। आया क्या समझ में? ठीक है, आगे चलें। 3 बार बता दिया आपको। अब ये आप मैंने कल के दिन आपको याद करवाया था। अब यहां से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट क्लास। अब मैं अपनी स्पीड को थोड़ा धीमे कर लेता हूं और आप लोग अपने कान को पी के जैसे खड़े कर लो। ठीक है। कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि इन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन टाइम टी के बराबर होता है। मतलब टाइम का डायमेंशन टी, आरसी का डायमेंशन टी, एल अपॉन आर का डायमेंशन टी, अंडर रूट एल सी का डायमेंशन टी। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताओ कितना होगा। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं? रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में एक लॉ पढ़ा था। कान खड़े हैं ना पीके जैसे, ध्यान से सुनना। आपने 10th क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ बोलता था कि V = IR होता है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं R = V/I। ठीक है, अब V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W/Q हो गया V की जगह इंटू I। अब वर्क का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है, ml/t-2। चार्ज का डायमेंशन हमने लास्ट स्लाइड में निकाला, कितना होता है A इंटू टी, और करंट का डायमेंशन A। ठीक है, तो यहां से हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा ml/t-3a-2। रेजिस्टेंस का डायमेंशन बड़ा है, लेकिन आप याद कर लो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकाला, समझ में आया? ओम्स लॉ का यूज करके हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाला। रेजिस्टेंस का डायमेंशन बड़ा है, लेकिन आप याद कर लो क्यों, आगे बताता हूं। पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस का डायमेंशन याद करो, ml² t-3a-2, या फिर ऐसे याद कर लो 1 2 -3 -2 1 2 -3 -2 1 2 -3 -2। ठीक है, ml² t-3a-2 1 2 -3 -2, याद हो गया? अब देखो, यदि आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन बनने लगा तो क्या आप C मतलब कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल सकते हो? R इंटू सी, R इंटू सी का डायमेंशन होता है T के बराबर, ये हमने देखा है। RC का डायमेंशन T के बराबर होता है, तो कैपेसिटेंस यहां से आ जाएगा C = T/R। C = T/R आ गया, तो T की जगह पर T रख दिया और R की जगह पर R का डायमेंशन रख दिया। R का डायमेंशन मैंने बोला है आपसे, याद कर लो। क्यों बोला है? इसीलिए क्योंकि आप कैपेसिटेंस का जल्दी से निकाल लो। तो R की जगह पे R का डायमेंशन रख देते हैं ml² t-3a-2। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया हमारा m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻⁴, a⁻2। ठीक है, अब देखो एक याद कर लो रेजिस्टेंस, तो उससे आप तुरंत कैपेसिटेंस का निकाल लोगे और तुरंत इंडक्टेंस का निकाल लोगे। तो ठीक है, ये हमने किसका निकाल लिया? कैपेसिटेंस का निकाल लिया। समझ में आया कैसे निकाला? R इंटू सी का डायमेंशन होता है T के बराबर, R का डायमेंशन हमने निकाल लिया है,
तो C इक्वल टू टी अपॉन आर कर देते हैं, ठीक है। तो T R की जगह पर R का डायमेंशन रखा, mL2T-3A-2, तो हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन मिल गया। अब हम निकालते हैं इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का कैसे निकालोगे? इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, 12th के सिलेबस में है, 12th वालों को समझ में नहीं आता, तुमको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। मतलब जिनके सिलेबस में है उनको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो तुमको तो अभी बहुत दूर की बात है, कोई मतलब नहीं है मैं इसे एक्सप्लेन करूं, आपको अभी इसके डायमेंशन की जरूरत है। तो डायमेंशन देखो आपको कैसा निकालना है। हमने पढ़ा है L/R का डायमेंशन T के बराबर होता है। आप बोलोगे कब पढ़ा सर, हमने तो नहीं पढ़ा। ये देखो लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, L/R का डायमेंशन T के बराबर होता है। अब R का डायमेंशन आपको पता है कितना है, mL2T-3A-2। क्या आप R की वैल्यू रख दोगे तो L का डायमेंशन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलो रखते हैं, यहां से आ गया L इक्वल टू R इंटू टी। तो R का डायमेंशन mL2T-3A-2, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया T का, तो ये आ गया mL2T-2A-2। तो ऐसे एक आप रेजिस्टेंस का यदि याद कर लेते हो तो आप कैपेसिटेंस का RC इक्वल टू टी से और इंडक्टेंस का L/R इक्वल टू टी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक याद करने से 3 हो जाएंगे और ये कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो इसके लिए शॉर्टकट यही है कि आपको ये याद होना चाहिए, L/R का डायमेंशन T के बराबर होता है, RC का डायमेंशन T के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए लास्ट स्लाइड क्लास में मैंने बताया था कि ये जो स्लाइड है इससे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी की। तो पहली चीज तो हम ये समझते हैं परमिटिविटी क्या है। देखो आपको समझने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, 12th क्लास के सिलेबस में ये दोनों टर्म्स आएंगी। फर्स्ट चैप्टर में आएगा परमिटिविटी और थर्ड चैप्टर में आएगा परमिबिलिटी। कब? 12th क्लास में। लेकिन अभी थोड़ा सा फील के लिए बता देता हूं, जो कि मुझे पता है आप 12th पहुंचने तक भूल जाओगे। तो हमको पढ़ना है परमिटिविटी। परमिटिविटी के पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, क्योंकि ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ग्रेविटेशन 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है यदि जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है यदि जिसका मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है यदि r, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ये होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। याद है, ये पढ़ के आए हो कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1 एक का मास है m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मैं इस पूरी सिमेट्री को, एक का मास था m1 एक का मास था m2, बीच की डिस्टेंस थी r, इस पूरी सिमेट्री को उठा के मैं पानी के अंदर डुबा दूं, डुबा दिया पानी के अंदर, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो होगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मीडियम चाहे जो कुछ भी हो, चाहे m1 m2 हवा में रखा हो, चाहे वैक्यूम में रखा हो, चाहे पानी में रखा हो, चाहे शहद में रखा हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, मतलब चाहे m1 m2 हवा में हो चाहे पानी में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना का उतना ही लगेगा। ये समझ में आया? ये आप 9th में पढ़े हो। अब अपन थोड़ा सा जो 12th में पढ़ना है वो देखते हैं। एक होता है चार्ज Q1, एक होता है चार्ज Q2,
हमें ये पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये समझ लो दो चार्ज है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है r, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल करेंगे, यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगे अट्रैक्ट होंगे। तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, या तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा। ये जो चार्जों के बीच फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज का जो फोर्स होता है दो चार्जों के बीच, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये जो टर्म लिखा है एप्सिलॉन नॉट, अच्छी से लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ये क्या दिखाती है कि कितना फोर्स लगेगा जब कोई एक मीडियम होगा। मतलब मान लो Q1 और Q2 अभी कहां पे रखे हैं, वैक्यूम में, तो फोर्स इतना है। अब मान लो कि मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के कहां रख दूं, पानी में रख देता हूं, तो अब जो फोर्स लगेगा ये चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे ग्रेविटेशनल में हो रहा था, चाहे मीडियम कोई भी हो फोर्स चेंज नहीं होता, वैसा इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो जाता है, वो अपने मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम का मीजर होता है परमिटिविटी। बहुत ही कम समझ में आ रहा होगा, 10% समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूं। 12th क्लास में आप आके से फिर से पढ़ोगे, वहां फिर से डायमेंशन निकालोगे एक बार। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो और आप कम से कम डायमेंशन निकाल सको, इतना हमें समझना है, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज हुआ तो फोर्स चेंज हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है कि कोई भी मीडियम हो चेंज नहीं हो रहा था। तो ये जो परमिटिविटी होती है ये बताती है कि मीडियम ने आपको कितनी परमिशन दी। जो फोर्स लगता है ना, फोर्स किसी फील्ड लाइन के कारण लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो 10th में पढ़ के आए हो ना, तो फील्ड लाइन को कितनी परमिशन मिली उसका मीजर होता है ये परमिटिविटी। अब अपन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, अपन को केवल इस चीज से लेना देना है कि भैया हमें डायमेंशन निकालना है, हमें सीधा सीधा ये बता दो डायमेंशन कैसे निकालें। तो देखो, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हम डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? देखो, Q है चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन हमें पता है 80 होता है। एक और Q है तो उसका भी डायमेंशन कितना रख दिया, 80 लिख दिया, अपॉन 4 और पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन तो होगा नहीं, तो इन दोनों का डायमेंशन अपन लिखेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो एक फोर्स ही ना, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mLT-2 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो ऐसे करके एप्सिलॉन नॉट का हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये कितना आ गया देखना, m ऊपर आया तो m की पावर -1, l ऊपर आया तो l की पावर -3, t की पावर हो गया 2, ऊपर पहले से है, -2 ऊपर आया तो +2 हो गया, तो 2 और 2 4, और ऊपर एक और चीज है, क्या है, a स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे निकालना है। आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
यहां से आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वेयर। 4 पाई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसका तो कोई डायमेंशन में रोल ही नहीं है, उसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू चार्ज है, आपको डायमेंशन पता है, दूसरा क्यू भी चार्ज है, आपको डायमेंशन पता है, एक है फोर्स, एक है डिस्टेंस, सबका डायमेंशन पता है, आपने वैल्यू रखी, आंसर आ गया। ऐसे करके हमने परमिटिविटी का डायमेंशन निकाल लिया। इतना आएगा समझ में? एक बार ऊपर से नीचे तक रीड कर लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें किस में आती हैं? हमारे कंपटीशन में आती हैं। जल्दी से रीड करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया रीड? अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, कौन सा वाला? ये वाला, कि स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिटिबिलिटी क्या होती है। तो हमने लिखा था ये होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद है? तो अब देखो, फिर से ताजा ताजा लिख देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है हमने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड परमीबिलिटी, आधे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते होंगे, परमीबिलिटी ऐसा बोलते होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपको परमिटिविटी का डायमेंशन आपको पता है, परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन आपने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया, कितना आया? -1 -3 4 2, m -1 -3 4 2, यही आया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -1 -3 4 2। अब जब आपको एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला डायमेंशन पता है, तो क्या आप म्यू नॉट का निकाल सकते हो? म्यू नॉट यदि पढ़ते ना बनता हो तो इसको मैं बता देता हूं, ये होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं म्यू नॉट यानी कि परमीबिलिटी का डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो, फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का तो हमें डायमेंशन पता है, कितना होता है? LT -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में है अंडर रूट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आपका डायमेंशन पता है, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन को रख के स्क्वायर करोगे आप, तो आप यहां से म्यू नॉट यानी कि परमिबिलिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो। आया क्या समझ में? मैं बता दूं करके। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपने स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया L स्क्वायर T-2 अपॉन 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो L स्क्वायर T-2 अपॉन 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना हो जाएगा? निकाला है आपने लास्ट क्लास, लास्ट स्लाइड में, -1 -3 4 2, -1 -3 4 2। तो यहां से अब म्यू नॉट का डायमेंशन निकल आएगा। चलो देखते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू आ गया, m को ऊपर ले गए तो m हो गया, L क्यूब ऊपर ले गए L क्यूब हो गया, t की पावर 4 t की पावर -4 हो गया, a की पावर -2 हो गया, अपॉन L स्क्वेयर T-2। तो ये कितना आ गया? m L T-2
a माइनस टू, ये आ गया म्यू नॉट का डायमेंशन। समझ में आया कैसे किया? स्टेप्स आपको फिर से याद दिला देता हूं, एक बार देख लो, थोड़ा सा नजर मार लो, फिर याद दिला देता हूं। मैंने सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहां से मैंने परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का क्या निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, आया निकल के एप्सिलॉन नॉट का। इसके बाद हमें किसका चाहिए था, म्यू नॉट का। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि LT-1 इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रख के हमने क्या निकाल लिया, म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, आया समझ में? ये बहुत ही हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, कल की क्लास में फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं क्योंकि इनमें पेन चलाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आ गया हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इन चारों का डायमेंशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है। याद रखना है, सरफेस टेंशन याद रखना है, सरफेस एनर्जी याद रखना है, स्प्रिंग कांस्टेंट याद रखना है, फोर्स ग्रेडियंट तो आप ना याद रखो तो भी आ जाएगा, ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड कर दो। ठीक है, सरफेस टेंशन होती क्या है, पानी देखा है, पानी पानी या फिर किसी भी लिक्विड की जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपर की लेयर, ये आपस में खिंची होती है, इस लेयर में टेंशन होता है, मतलब खींच के रखती है खुद को, इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस में खिंचाव, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं पानी की बूंद छोड़ता हूं, नीचे पानी भरा हुआ है तो पानी की एक ऊपरी लेयर होगी, इसके ऊपर मैं पानी की बूंद छोड़ता हूं, तो मुझे यह बताओ कि पानी की बूंद पानी में जाके मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। यदि पानी भरा हुआ है और मैं उसके ऊपर पानी की बूंद छोड़ता हूं, तो पानी की बूंद पानी में मिलेगी नहीं, टप्पा खाएगी। टप्पा, टप्पा समझते हो ना, जैसे बॉल को अपन जमीन में फेंकते हैं तो बॉल टप्पा खाती है ना, वैसे पानी की बॉल टप्पा खाती है। क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। ये मेम्ब्रेन की तरह खिंचा रहता है, जैसे जमीन बॉल को अंदर नहीं जाने देती ना, बॉल टप्पा खाती है, वैसे पानी की ऊपरी लेयर भी खिंची रहती है, लिक्विड की ऊपरी लेयर खिंची रहती है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, यदि ये डिटेल में देखना हो तो आप YouTube में स्लो मो गाइज, YouTube में देखना स्लो मो गाइज, इनका डालना सरफेस टेंशन, तो ये आपको दिखाएंगे कि पानी की बूंद पानी में मिल नहीं रही है, धीरे धीरे दिखाएंगे ऐसे टप्पा खा रही है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी सरफेस की एनर्जी होती है। चलो थोड़ा सा बताता हूं। मान लो आपकी मम्मी चादर बिछा रही है बेड पे, तो एक साइड से उन्होंने बेड में चादर दबाया और ऐसे खींच के दूसरी साइड लगा रही हैं। मान लो ऐसे खींचा हुआ है चादर, यदि छोड़ देते हैं तो क्या होता है, चादर जाके पूरा सिकुड़ जाता है ना बीच में। तो चादर ऐसा हमने छोड़ा था, वो पूरा जाके सिकुड़ कैसे गया, कोई एनर्जी होगी ना उसके पास, वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। ठीक है, जब हमारे सिलेबस में आएगा बहुत अच्छी से, बहुत डिटेल में समझेंगे इसे। अभी के लिए आप इसका डायमेंशन याद कर लो कि इन पूरे का डायमेंशन किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर। फोर्स का MLT-2, लेंथ का L, तो डायमेंशन आ गया MT-2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे जो भी हैं ये सभी डायमेंशन लेस है, रट लो। स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। पढ़ तो पाते हो ना, नहीं तो पता चलो करो ससेप्टिबिलिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इन सभी का डायमेंशन क्या होता है, ये सभी हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। एक दो देख लें क्या। स्ट्रेन क्या होता है, मान लो एक कोई रॉड है,
इसकी लेंथ है कुछ L। अब मैंने इस रॉड पे यहां से एक फोर्स लगाया, खींचा, यहां से ये फिक्स है, तो रॉड कुछ लंबी हो गई मान लो, फोर्स लगाने के कारण रॉड लंबी हो गई। तो ये मान लो यहां तक थी ओरिजिनल लेंथ, इतनी रॉड लंबी हो गई, मतलब ये क्या आ गया हमारा, चेंज इन लेंथ आ गया, इतनी रॉड की लेंथ बदल गई। ठीक है, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ और लेंथ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, इसलिए स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। थोड़ा थोड़ा फील आया। और कुछ आपका देखा हुआ है, एंगल आपका देखा हुआ है, एंगल हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो देखो आर्क लेंथ लेंथ है तो एल आएगा, नीचे रेडियस भी लेंथ है एल आएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, डायमेंशन लेस, यानी कि m0 l0 t0, डायमेंशन लेस को ऐसे लिखते हैं। सॉलिड एंगल भी आपका देखा हुआ है, इस हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट होती है स्टी रेडियन, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, रेडियस एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर कट गया, तो सॉलिड एंगल का डायमेंशन भी कितना आ गया हमारा पास, m0 l0 t0। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप बचपन से देख रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब चाहे आपसे कोई बोले कि साइन थीटा का डायमेंशन बताओ, चाहे कोई बोले टेन थीटा का डायमेंशन बताओ, चाहे कोई बोले कॉस थीटा का डायमेंशन बताओ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाए सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, हो गया, चले आगे। चलो भाई, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन और है, थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, एक बार इस चार्ट पे नजर मार लो, फिर नया टॉपिक चालू करते हैं। ये तो कल तक का रिवीजन कर लिया हमने, कल तक एक बार पढ़ चुके हैं हम, फिर से बताया आपको, दो बार में बिल्कुल रट जाना चाहिए, अब तो सपने में भी यही आना चाहिए। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशन लेस होते हैं, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, ऐसे सपने देखना है आपको अब। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करें। स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये अभी आपकी गधे वाली मेहनत चल रही है, आपको रट्टा मारना है इन चीजों का, मैं तो बस आपको थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूं जिससे रटने में थोड़ा सा आसान हो जाए, सब चीजों को आपस में क्लब कर दे रहा हूं, नहीं तो ये सब चीजें अलग अलग लिखी होती तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, टफ है, मानता हूं टफ है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप बताओ, आप डायमेंशन निकाल सकते हो क्या मेरे होनहार बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है, वेट करेंगे कि मैं कब कर रहा हूं, कब छाप लें। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्या यहां से मैं लिख सकता हूं G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब F का डायमेंशन आपको पता है m l t-2, आर स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर, m1 m2 का डायमेंशन हो जाएगा m इंटू एम। तो ये बताओ G का डायमेंशन कितना निकल के आया, देखो m आ गया ऊपर, m की पावर -1 हो गया, l की पावर 3 हो गया, t की पावर -2 हो गया। ये क्या आ गया, G का डायमेंशन। एक ध्यान देने लायक बात यह है कि G कांस्टेंट होता है,
आपने याद की थी ना 9th क्लास में वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन इसका डायमेंशन है। तो ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो कांस्टेंट भी है और उनका डायमेंशन भी है। हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होता। यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन देखो जी जी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है पर इसका डायमेंशन भी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ में आया। अगला देखते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालोगे, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, 11th क्लास में आप पढ़ोगे। अभी के लिए कैसे निकालें, रट लो। क्या रटोगे, फॉर्मूला होता है एक F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। इट आर वी जैसे इट आर सी है ना, वैसे ही इट आर वी। ठीक, F इक्वल टू 6 पाई इट आर वी। ये सिंबल है, एन को थोड़ा लंबा कर दिया, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल। ठीक है, तो हमको ईटा का डायमेंशन निकालना है। तो देखो ईटा इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन आर वी। आया समझ में तक, क्योंकि 6 और पाई का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो हमने उसे निगलेक्ट कर दिया। अब बताओ F का डायमेंशन आपको पता है MLT-2। ठीक है, और R का डायमेंशन पता है आपको, R का डायमेंशन हो जाएगा L। V का डायमेंशन पता है आपको, V वेलोसिटी LT-1। कैंसल वैंसल करके ईटा का डायमेंशन आ जाएगा, देखो कितना आया। ईटा इक्वल टू आ गया M, एक L से एक L कैंसल बचा तो L-1, एक L बचा, और T की पावर -1 ऊपर गया तो +1, +1 -2 यानी कि -1। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लो, कितना होता है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से। ये क्या है, म्यू, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी को ऐसे, ये V जो है ना थोड़ा ऊपर घूम जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू न्यू NU न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ जाएगा T⁻⁻1। आया समझ में। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, नहीं पता आपको, अभी के लिए फॉर्मूला रटना है, और वो फॉर्मूला रट लोगे तो डायमेंशन निकल आएगा। समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा फिर आप बोलोगे अच्छा डायमेंशन बता दो, इससे अच्छा पहले ही बता देता हूं। अभी के लिए रट लो, प्लैंक कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू क्या बताया मैंने, एच न्यू। न्यू यही फ्रिक्वेंसी वाला न्यू। अब E है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है। न्यू का डायमेंशन अब भी जस्ट ऊपर निकालना, न्यू है फ्रिक्वेंसी, तो यहां से H का डायमेंशन निकल जाएगा। देखो H इक्वल टू आ गया E अपॉन न्यू। E का डायमेंशन आ गया, रटा है आपको, वर्क के बराबर होता है, और न्यू का डायमेंशन T⁻⁻1। तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट H का डायमेंशन आ गया mL² T⁻⁻1। आया क्या समझ में, कुछ समझने लायक है ही नहीं। E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला रट लो, और वहां से H इक्वल टू E अपॉन न्यू में E का डायमेंशन और न्यू का डायमेंशन रख के क्या निकाल लो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। चिंता मत करो, एक बार फिर से बता दूंगा सब कुछ। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा, प्लैंक वो बोल्ट। परमिटिविटी और परमिबिलिटी का तो देख लिया हमने। परमिटिविटी था एप्सिलॉन नॉट, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² वाले फॉर्मूले से निकाला था। परमिबिलिटी का भी देख लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट से ये परमिबिलिटी यानी कि μ0 का डायमेंशन निकाला था। बोल्टमैन कांस्टेंट, बोल्टमैन कांस्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है E इक्वल टू K इंटू टी, जहां पे E होती है एनर्जी,
K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। अब क्या ये बताओ, इस फॉर्मूले को यूज करके आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, E इक्वल टू के टी बताया मैंने, तो K इक्वल टू हो गया E अपॉन टी। E है एनर्जी, तो M L स्क्वायर T माइनस टू अपॉन टी। ये वाला जो नीचे वाला T है, याद रखना ये टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जगह केल्विन लिख दिया, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K कितना आ गया? M L2 T माइनस टू K माइनस वन। ये एक फॉर्मूले, इनके डायमेंशन कंपटीशन में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है? तो इतने सारे आप रट तो सकते नहीं हो, तो इनको कैसे करना है याद रखना। फिर से बता देता हूं एक बार सब कुछ। नई स्लाइड में बताऊं क्या? चलो नई स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या? परमिटिविटी का निकालना। नहीं, सबसे पहले मैंने आपको बताया पोटेंशियल का निकालना। पोटेंशियल का V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से निकालोगे। W का M L2 T माइनस टू और Q का कितना होता है? AT। यहां से आपका पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। V का आपको ऊपर W अपॉन Q से मिल गया, I का आपको पता है फंडामेंटल है एम्पियर, तो यहां से आपको किसका मिल जाएगा? रेजिस्टेंस का मिल जाएगा। ये देखो आपको रेजिस्टेंस का निकलने बनने लगा, यहां से आपको पोटेंशियल का निकालते बनने लगा, ठीक है? दो हो गए। अब तीसरा मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस का निकालना। तो R इंटू सी, इसका डायमेंशन T के बराबर होता है। आप R का डायमेंशन याद करके रखोगे, यहां से R की वैल्यू निकालोगे तो आपको किसका डायमेंशन मिल जाएगा? C का मिल जाएगा। इतना समझ में आया? फोर्थ मैंने बताया आपको इंडक्टेंस का। L बाई आर इक्वल टू टी होता है। L बाई आर इक्वल टू टी में आप R का डायमेंशन रखोगे तो आपको किसका डायमेंशन मिल जाएगा? L का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है? इतना याद हो गया। सिर्फ बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ कौन सा देखा था हमने? याद नहीं मुझे, ठीक है? सीक्वेंस मत याद रखना, मैं बस बता रहा हूं। परमिटिविटी का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम साइड चेंज करेंगे तो यहां से हमें किसका मिल जाएगा? परमिटिविटी का डायमेंशन, ठीक है? फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट LT माइनस वन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब यहां पे आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखोगे तो आपको म्यू नॉट यानी कि परमिबिलिटी का मिल जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? सातवां, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यहां पे आप जब F m1 m2 और R स्क्वायर का डायमेंशन रखोगे तो आपको ग्रेविटेशनल यानी कि G का मिल जाएगा, ठीक है? और कौन सा देखा हमने? ग्रेविटेशनल के बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी। यहां से आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मिल जाएगा। फिर हमने देखा प्लैंक कांस्टेंट, E इक्वल टू होता है H न्यू, जहां पे E होता है एनर्जी और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। यहां से आपको प्लैंक कांस्टेंट यानी कि H का डायमेंशन मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखा E इक्वल टू के टी। E होता है एनर्जी, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। यहां से आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है? और कोई बचा क्या? हाँ, एक और बचा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक फॉर्मूला याद करवाया मैंने, F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहां पे F हो गया 4, 6 हो गया कांस्टेंट, पाई हो गया कांस्टेंट, ईटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R हो गया डिस्टेंस, V हो गया वेलोसिटी, ठीक है? यहां से आपको क्या मिल जाएगा?
ईटा का डायमेंशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे स्टेप्स आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसा मेरे दिमाग में मैंने ये आपको बैठाया ना 11 कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को निकालना है, फॉर्मूला दिमाग में आया, निकाल लिया। आप पूरा आंसर पूरा प्रोसेस तो याद रख नहीं सकते, ऐसे स्टेप्स याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकालते बन जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? चले आगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा करंट रिलेटेड डायमेंशन। कहाँ हो भाई तुम? करंट रिलेटेड डायमेंशन हमने पढ़ लिए हैं सभी, पर फिर भी एक जगह पे सभी करंट वाले एक साथ देख लें, इसलिए मैंने ये स्लाइड डाली है। देखो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे ये बताओ चार्ज का डायमेंशन कितना हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, तो चार्ज Q इक्वल टू करंट का A और टाइम का T, तो ये आ गया हमारा चार्ज का डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का हमें पता है M L2T-2 और चार्ज का हमें पता चल गया AT। तो यहां से हमारा आ गया M L2T-3 और A-1। ये क्या आ गया हमारा? वोल्टेज का डायमेंशन। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन I। अब V का आपने निकाल लिया ML2T-3 A-1। इसको किससे डिवाइड कर दोगे? A से डिवाइड कर दोगे तो R आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो कि आपको याद रखना है ML2T⁻³ A⁻²। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूज करके आप किसका निकाल लेते हो? कैपेसिटेंस, इस फॉर्मूले से। और रेजिस्टेंस का यूज करके आप क्या निकाल लेते हो? इंडक्टेंस का, इस फॉर्मूले से। ठीक, तो ये थे करंट के कुछ डायमेंशन। आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन अभी आपने नहीं पढ़ा है, हमारी 11th क्लास में अभी 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ेगा सर्कुलर मोशन। इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। इसमें एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको अलग से इसीलिए लिखा है कि अब आप इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड देख के एल मत लगा के आ जाना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना क्या है? मान लो मैं खड़ा हूं, आपको मार्केट में कहीं मिला, आपने बोला देखें सर जी कहां क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप यहां से घूम के यहां तक आ गए, आपने वहां देखा और वहां से घूम के मेरे चक्कर लगाने लगे, ऐसे आ गए। मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, आपने देखा मार साहब यहां से देखा आपने कि मार साहब ये खड़े हैं ये। अब आप मेरे चक्कर लगाने लगे, थोड़ी देर बाद आप चक्कर लगा लगा के यहां तक आ गए। तो आपने कुछ एंगल में डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलरली कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो आप 90 डिग्री डिस्प्लेस हुए, तो ये जो एंगल में हम बताते हैं ना कि इतना इतना चक्कर लगाया, आप 90 डिग्री घूमे मेरे अबाउट, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आया क्या समझ में? फिर से बताता हूं, मान लो मैं खड़ा हूं यहां, तुमने वहां साइड से मुझे देखा, सर खड़े हैं, चलो देखते हैं घूरते हैं सर क्या कर रहे हैं। तुम घूम के ऐसे चक्कर लगाते लगाते ऐसे सामने आ गए, ठीक है, तो तुमने 90 डिग्री ऐसा घूम गए। ये जो तुम घूम गए ना, जितने एंगल से तुम घूम गए, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आया क्या? लेकिन घूमोगे तो एंगल से ना, नापा तो एंगल पे जाएगा ना, तो एंगल होता है हमारा थीटा। तो थीटा का कोई वो होता है क्या, डायमेंशन होता है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगल पे होगा, और एंगल का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। तो एंगुलर डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का यदि आपसे कोई पूछेगा डायमेंशन, तो क्या उसे आप बताओगे? M0 L0 T0।
आया क्या समझ में? फिर से बताता हूं। आपने मुझे देखा, आपने मुझे घूरा, आप मेरे चक्कर लगाने लगे, आप ऐसे घूम के यहां तक आ गए, कुछ डिग्री मान लो आप 90 डिग्री घूम गए मेरी अबाउट, आप मेरे गोल गोल चक्कर लगाने लगे, आप 360 डिग्री घूम गए, तो कुछ एंगल में घूमे ना, और एंगल का तो डायमेंशन होता ही नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब भी आपसे कोई डायमेंशन पूछेगा तो आप बोलोगे डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गया, एंगल का डायमेंशन आ जाता है m0 l0 t0। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ये डायमेंशन लेस होता है। अगली क्वांटिटी की बात करते हैं। अगली क्वांटिटी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे ये बताओ, इसको अलग से लेना और इंपॉर्टेंट था, पता चला आप इसमें वेलोसिटी वर्ड लिख के वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 लिख के आ जाते, गलत हो जाता। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब एंगुलर लगा हो तो एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो ये ऊपर हो गया m0 l0 t0 अपॉन नीचे टाइम, टाइम का लिख दिया t। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारा जो डायमेंशन आ गया वो आ गया t⁻⁻1। याद रखना है, ठीक है? नॉर्मल वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। थोड़ा और बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आपको मालूम है t-1 अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया t-2। आया क्या समझ में? इसीलिए जब भी एंगुलर वर्ड दिखे कान खड़े कर लेना ऐसे पी के जैसे। डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट का l, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन अलग अलग है, वेलोसिटी का lt-1, एंगुलर वेलोसिटी का केवल t-1। एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन अलग अलग है, एक्सेलरेशन का lt-2, एंगुलर एक्सेलरेशन केवल t-2। ठीक है, चले आगे, चलो चलते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट की। कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, आप जानते हो। जैसे मैं बोलूं 1 का डायमेंशन बताओ, 5 बोलो 5 का डायमेंशन बताओ, 10 बोलो 10 का डायमेंशन बताओ, 100 बोलो 100 का डायमेंशन बताओ, पाई बोलो पाई का डायमेंशन बताओ। इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन ये कांस्टेंट तो है ना, इनकी वैल्यू तो फिक्स है ना। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है और इनका कोई डायमेंशन नहीं है। इनका डायमेंशन कितना है? m0 l0 t0। ये कहलाते हैं हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट की। मतलब ऐसी चीजें जो कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू फिक्स है पर उनका डायमेंशन होता है। जैसे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं तो आप बोलते हो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन होता है, अभी निकाला था, कितना होता है? m-1 l3 t-2 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, देख लेना। देखो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, पर देखो इसका डायमेंशन है। ऊपर जो था उसकी वैल्यू फिक्स थी पर उनका कोई डायमेंशन नहीं था। नीचे ये जो आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है पर इसका डायमेंशन है। ऐसे ही दूसरा यदि मैं एग्जांपल दूं तो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्या क्या लिख दिया रे मैंने, कांस्टेंट, इसका भी थोड़ी देर पहले डायमेंशन निकाला था। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी? 6.6 इंटू 10⁻34 ऐसी कुछ होती है। आपको अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा तब याद कर लेंगे। ठीक है,
अभी के लिए आपको ये याद रखना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। ऐसे ही कुछ होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इसकी वैल्यू फिक्स है पर इसका डायमेंशन होता है। अभी निकाला था आपने, कौन से फॉर्मूले से निकाला था? E इक्वल टू एच न्यू से। तो यहां से एच इक्वल टू आ गया था E अपॉन न्यू। तो E कितना, E का हो गया M L2T-2 और न्यू का हो गया T-1। तो H का आ गया था कितना, M L2T⁻⁻1। ठीक है, मतलब इसका देखो, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन भी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दूं यदि मैं आपको, आपने पढ़ा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट E इक्वल टू के टी से हमने K का डायमेंशन निकाला था E अपॉन टी। तो ये कितना आ गया था ML2T-2 अपॉन टी, यानी कि ML2T-3। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K ये भी एक कांस्टेंट है पर इसका भी देखो डायमेंशन है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो दो चीजें देख ली, कांस्टेंट दो तरह के देख लिए, एक वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं है जैसे 1, 5, 10, 100 पाई, एक वो कांस्टेंट जिनका डायमेंशन होता है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अगली बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, एक वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज, जिनका डायमेंशन नहीं है, और एक वो वेरिएबल जिनका डायमेंशन होता है। पहली चीज तो वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल कैसे कहते हो? वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे थीटा, थीटा ये बताओ, थीटा की वैल्यू चेंज होती है क्या? हाँ, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, मतलब ये वेरिएबल है। लेकिन इसका थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका हमने डायमेंशन पढ़ा है, कितना होता है M0 L0 T0। ठीक है, ऐसे ही बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल भी क्या है, वेरिएबल है, वैल्यू चेंज होती है इसकी। कभी 2 पाई है सॉलिड एंगल, कभी 4 पाई है सॉलिड एंगल, तो वैल्यू तो चेंज होती है पर इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसका डायमेंशन भी कितना है, M0 L0 T0। जैसे बात करो साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, या फिर सीधे बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अलग अलग होती है। टेन थीटा कभी 0 होता है, कभी 1/√3, कभी 1, कभी √3, कभी इनफाइनाइट होता है। वैल्यू इतना चेंज हो रही है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन इसका भी डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है। हमने पढ़ा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि देखो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेंथ होगा, बेस भी लेंथ होगी, लेंथ और लेंथ कैंसिल, डायमेंशनलेस हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्वांटिटीज वेरिएबल है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती है पर इनका कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट चीज है डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल, और उनका डायमेंशन भी है तो उनको बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे फोर्स, फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या? चेंज होता है ना। तो मैं छोटे भाई ने तुम्हें थप्पड़ मारा, कम फोर्स लगा, तुमने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा, ज्यादा फोर्स लगा, कम फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगा। तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल है फोर्स। कभी 5 न्यूटन हो सकता है, कभी 10 न्यूटन हो सकता है, कभी 50 न्यूटन हो सकता है, कभी 1000 न्यूटन हो सकता है। तो फोर्स एक वेरिएबल है पर इसका डायमेंशन होता है ना, हमने पढ़ा है फोर्स का डायमेंशन ML/T-2। ऐसे ही बात करें वर्क की, वर्क भी क्या है, एक वेरिएबल है और इसका डायमेंशन भी होता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग एनर्जी होती है। ग्लूकोज में अलग एनर्जी होती है, रोटी में अलग एनर्जी होती है, पिज्जा में अलग एनर्जी होती है, मम्मी के थप्पड़ में अलग एनर्जी होती है, पापा के थप्पड़ में अलग एनर्जी होती है, टीचर के थप्पड़ में अलग एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये भी एक वेरिएबल है पर एनर्जी का डायमेंशन होता है ना, पढ़ा है हमने। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। चलो, ये सब यहां तक हमने रटने की कहानी को कंप्लीट किया, यहां तक हमने अच्छी तरह से रट्टा मारा गधे की मेहनत से। अब इसका एप्लीकेशन चालू होगा, तो चलो एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ये कौन सी बला का नाम है?
देखो, मुझे आपको चीजों के आंसर देना है। मैं आपसे पूछता हूं 10 मीटर और 2 मीटर कितना होगा। मैं आपसे पूछता हूं 10 मीटर माइनस 2 मीटर कितना होगा। मैं आपसे पूछता हूं 5 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर कितना होगा। मैं आपसे पूछता हूं 10 मीटर माइनस 10 मीटर कितना होगा। आप बोलोगे 10 मीटर प्लस 2 मीटर 12 मीटर आया। 10 मीटर माइनस 2 मीटर 8 मीटर आया। 5 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आया। 10 मीटर माइनस 10 मीटर 0 मीटर आया। कुछ कुछ समझ में आया? क्या समझ में आता है? लेंथ को केवल लेंथ से जोड़ा जा सकता है। लेंथ को केवल लेंथ से घटाया जा सकता है। लेंथ को लेंथ से जोड़ोगे तो क्या आएगी? लेंथ आएगी। 10 मीटर को 2 मीटर से जोड़ा तो 12 मीटर आया। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मीटर को आप 2 आवर से जोड़ दो। आप लेंथ को से ही जोड़ सकते हो, आप लेंथ को टाइम से नहीं जोड़ सकते। लेंथ को लेंथ से माइनस किया तो लेंथ आया। 10 मीटर को 2 मीटर, यहां देखना 10 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है, लेंथ को लेंथ से माइनस किया तो लेंथ आई। ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मीटर में से 2 केजी घटा दिया। आप लेंथ से मास को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप लेंथ से लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है? आप ये नहीं बोल सकते, अच्छा ये बताओ 10 मीटर और 5 लीटर कितना होगा? बोलोगे थप्पड़ लगेगा, थप्पड़ थप्पड़ मारो, थप्पड़ 10 लीटर और 5 मीटर जोड़ रहा है। आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ना जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो, ना कंपेयर कर सकते हो। चलो कंपेयर का एग्जांपल भी देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये सही है? या फिर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही है? आप बोलोगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर सही है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है ना, किलोमीटर लेंथ है, और ये जो आरएचएस में मीटर में 1000 मीटर लिखा है ना, ये भी लेंथ है। आप लेंथ को लेंथ के बराबर कर सकते हो, लेंथ को टेम्परेचर के बराबर नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ जोड़ना, घटाना, इक्वल टू करना, ग्रेटर देन करना, लेस देन करना, ग्रेटर देन इक्वल टू करना, लेस देन इक्वल टू करना, ये सब अलजेब्रिक चीजें आप सेम फिजिकल क्वांटिटी पे कर सकते हो, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं कर सकते। अब कुछ चीजों को डाउट, कुछ लोगों को डाउट होगा। कैसा डाउट? सर जी L प्लस एल तो 12 होना चाहिए, यहां पे L कैसे आ गया? तो मैं बता दूं, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, यहां पे फिजिक्स की बात हो रही है। यहां मैथ्स नहीं लगाना है, यहां फिजिक्स की बात हो रही है। लेंथ को लेंथ से जोड़ेंगे तो कुछ लेंथ ही आएगी, इसलिए लिखा है L प्लस एल इक्वल टू एल। लेंथ को लेंथ से माइनस करेंगे तो कुछ लेंथ ही आएगी। ये देखो 10 मीटर को 2 मीटर से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 मीटर लेंथ ही आई ना, मास तो नहीं आ गया कि 10 मीटर को 2 मीटर से घटाया तो 8 किलो आ गया, मास तो नहीं आया ना। लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ ही आएगी। एल माइनस एल, लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट किया तो लेंथ आएगा। ये मत बोलना जीरो क्यों नहीं आया, एल में से एल गया। मैथ की बात नहीं हो रही, फिजिक्स की बात हो रही है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। एल ग्रेटर देन एल। अब फिर से आप मैथ्स मत लगाना कि सर एल एल से बड़ा कैसे हो सकता है। यहां पे बात हो रही है कि 5 किलोमीटर लेंथ 3 किलोमीटर लेंथ से बड़ी है। आप लेंथ को लेंथ से कंपेयर कर सकते हो, लेंथ को टेम्परेचर से नहीं कंपेयर कर सकते कि आप बोलो 5 किलोमीटर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप हमेशा दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेगा, यही कहती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आया कुछ कुछ समझ में? कुछ भी नहीं है। चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है टू क्वांटिटी ऑफ सेम physical nature can be related with plus minus
इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर से समझना जिसको नहीं समझ में आया। आप दो सेम फिजिकल नेचर वाली क्वांटिटी को रिलेट कर सकते हो, आप अलग अलग फिजिकल नेचर को, फिजिकल क्वांटिटी को नहीं रिलेट कर सकते। जैसे कि आप 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल सकते, आपको लपड़ लग जाएगा। आप 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर ही बोलोगे। आप लेंथ को लेंथ से ही कंपेयर करोगे, आप लेंथ को लेंथ से ही जोड़ोगे, आप लेंथ को लेंथ से ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ये बोलती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आया समझ में? बहुत ही इजी है। आगे चलें, चलो चलते हैं। अब आ जाता है आपका एप्लीकेशन पार्ट। मतलब जितना सारा चीजें अभी तक हमने रटी, उन सभी को अब हमें क्वेश्चन में लगाना है, सॉल्व करना है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से करना। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो, और 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं कि पहला क्वेश्चन है आपका अच्छा सा थ्योरेटिकल सा, इसको थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करते हैं। सोचो। नहीं बनेगा मुझे पता है, कोई बात नहीं। सोचो, सोचने की प्रोसेस आपको अभी से डेवलप करनी है। आंसर देखने के बाद आपको लगेगा हलवा क्वेश्चन था सर, ये तो मैं ही कर लेता। क्वेश्चन देखने के बाद लगाना इंपॉर्टेंट होता है। चलो, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए जरूरत से बहुत ज्यादा टाइम दिया गया आपको। अब मुझे ये सॉल्व करना चाहिए। 3 2 1 मेरी बारी। चलो साथ में पढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन एज ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एबीसीडी। क्वेश्चन ने दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस को यदि मैं एक्स ले लेता हूं, टाइम टी में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो होगी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब यहां पे हमारा दिमाग लगाने वाला पार्ट आता है। दिमाग कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन ने बोला है ये है डिस्टेंस कवर्ड दी हुई है, मतलब कि लेफ्ट में जो है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होगी? एक लेंथ होगी। डिस्टेंस एक लेंथ ही होगी ना। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लेंथ हो, ये टाइम हो, ये मास हो, ये करंट हो? क्या कभी लेंथ, टाइम, मास और करंट को जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। क्या यदि जोड़ा भी जा सका तो इन सभी चीजों को जोड़ने में कभी लेंथ के बराबर आएगा? नहीं आएगा। हमने यही चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में समझी है कि केवल और केवल एक ही फिजिकल क्वांटिटी, एक ही नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है और एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जा सकता है। तो मुझे इतना पता चला कि ना ये करंट हो सकता है, ना ये मास हो सकता है, ना ये टाइम हो सकता है। यदि लेफ्ट में लेंथ है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ये डिस्टेंस है, तो राइट में जो कुछ भी होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा का पूरा ये राइट में जो होगा, लेफ्ट में लेंथ है तो राइट में भी जो कुछ होगा वो लेंथ ही होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी वाली चीजों को ही कंपेयर करते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या अलग 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 फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं हम और उनको जोड़ के लेंथ आ सकता है? नहीं आ सकता। लेंथ कब आएगा? जब ये लेंथ हो, ये भी लेंथ हो, ये भी लेंथ हो और ये भी लेंथ हो, तभी तो। जब चार ये अलग अलग चीजें हैं, जब ये इनका फिजिकल नेचर, फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, जब ये चारों लेंथ होगी,
तभी ये जुड़ेंगी और इन सबको जोड़कर लेंथ आएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि ए एक लेंथ है, तो ए का डायमेंशन मुझे मिल गया एल। आया क्या समझ में? मुझे ये समझ में पता चल गया कि बीटी भी क्या है, लेंथ है, तो बीटी का डायमेंशन है हो गया एल। तो यहां से बी इक्वल टू आ गया एल अपॉन टी, टी टाइम है, तो बी का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन। आया क्या समझ में? थर्ड, मुझे ये पता चल गया सी टी स्क्वायर भी क्या है, एक लेंथ है, तभी तो एडिशन हुआ है। तो यहां से c इक्वल टू आ गया l अपॉन टी स्क्वेयर, तो c का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस टू। ठीक है, डी टी क्यूब, डी टी क्यूब भी क्या है, एक लेंथ है, और जब एक लेंथ है ये तो इसका डायमेंशन कितना होगा, l। तो यहां से हमें d इक्वल टू मिल गया l अपॉन टी क्यूब, डायमेंशन डाला तो l अपॉन टी क्यूब, यहां से d का डायमेंशन आ गया l टी द पावर माइनस थ्री। एप्लीकेशन समझ में आई क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक लाइन का था, एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे दो चीजें हमने एनालाइज की। लेफ्ट साइड में जो चीज दी हुई है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है एक लेंथ, तो राइट हैंड में जो कुछ भी लिखा हो वो क्या होगा, लेंथ होगा। और लेंथ जब लेंथ 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 जुड़ेगी तभी लेंथ आएगा। आया समझ में? एक बार इस क्वेश्चन को पूरा रीड करो, फिर अपन आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से बताऊं क्या? क्वेश्चन ने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टाइम टी इज गिवन एज a प्लस बीटी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एबीसीडी। डिस्टेंस है तो लेंथ होगा, मतलब जो कुछ भी है राइट में लेंथ होगा, लेंथ 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 को जोड़ के ही लेंथ आया होगा, मतलब ए भी लेंथ होगा, बीटी भी लेंथ होगा, सी टी स्क्वायर भी लेंथ होगा, डी टी क्यूब भी लेंथ होगा। हमने टी का डायमेंशन डाला और ए बी सी डी के डायमेंशन निकाल दिए, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, राधे राधे। अगले क्वेश्चन में चलें, चलो। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, नोट कर लेना। द इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर into v minus b equal to constant, the unit of AR। एक इक्वेशन दी है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर, जहां पर p है हमारा प्रेशर, ठीक है, और v है वॉल्यूम, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए की यूनिट बताओ। जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताता हूं। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही होगा। या तो सॉल्व करो या तो सॉल्व करने की नौटंकी करो, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्या है, आंसर देखने के बाद JEE का पेपर हो या नीट का पेपर हो बहुत इजी लगता है, पर जब आपने आंसर नहीं देखा है, सॉल्यूशन नहीं देखा है, तब कैसे अप्रोच करना है ये आपको डेवलप करनी है। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे, फिर थोड़ा बहुत पेन चलाओगे, खुद से ट्राई करोगे, फिर मेरा सॉल्यूशन या फिर बुक का सॉल्यूशन देखोगे कैसा किया, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आएगा। वरना सॉल्यूशन देख के तो JEE का पेपर बहुत इजी लगता है, नीट का भी बहुत इजी लगता है। क्वेश्चन टफ जब होता है जब सॉल्यूशन नहीं देखा होता है। चलो देखो, सीधा सीधा समझना। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, उसने बोला है कि दो सेम क्वांटिटी वाली चीजें ही ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, इस दो सेम फिजिकल नेचर वाली क्वांटिटी पे ही लगता है। तो मैं ये बोल रहा हूं, यदि ये लेफ्ट में जो है P, यदि ये प्रेशर है तो प्रेशर किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं होगा, प्रेशर प्रेशर के साथ ही ऐड होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 किलो पास्कल प्रेशर को आपने 10 लीटर दूध के साथ ऐड कर दिया। सेम फिजिकल क्वांटिटी की चीजें ही, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती है। अब P तो प्रेशर है, वो अकेला लिखा है हमें पता है, तो A बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा, तभी दोनों के बीच में एडिशन हुआ है। आया है क्या समझ में? फिर से बता रहा, P प्रेशर है हमें पता है क्योंकि वो अकेला लिखा हुआ है, तो जो A अपॉन वी स्क्वायर से ये ऐड हो रहा है
ये A अपॉन वी स्क्वेयर भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तभी तो दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि दो सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती है। तो बस यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना कि देखो A अपॉन वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का थोड़ा डायमेंशन निकालो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वेयर। तो प्रेशर का डायमेंशन आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये जो ए अपॉन वी स्क्वेयर है, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा। अच्छा, डायमेंशन तो इसमें निकालना ही नहीं है, यूनिट निकालनी है। चलो यूनिट निकाल लेते हैं। प्रेशर होता है, चलो डायमेंशन भी निकाल देते हैं, यूनिट भी निकाल देते हैं। इस पार्ट में डायमेंशन निकाल देता हूं, ठीक है। एम एल माइनस, अब इतना लिख दिया है, फालतू में काटेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। सबसे पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है एल क्यूब। तो एल क्यूब का स्क्वायर आ गया, क्योंकि वी का स्क्वायर था, इनटू में एम इंटू एल माइनस वन इंटू टी माइनस टू। तो ए का डायमेंशन कितना आया, एम एल टू द पावर 5 टी माइनस टू। ये आ गया ए का डायमेंशन, मान लो डायमेंशन पूछा है, ठीक है। अब यूनिट बता दो, यूनिट कितनी होगी, ए अपॉन वी स्क्वायर। हमें पता चल गया ये प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, अच्छा थोड़ा मैं ऑप्शन और बताया दे रहा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ था। ऑप्शन पहला था डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5। दूसरा ऑप्शन था डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। तीसरा ऑप्शन था डाइन अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। और चौथा ऑप्शन था डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, जितना यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है, ठीक है, पिछले पार्ट में हमने डायमेंशन निकाल दिया यूनिट की जगह। अब फिर से करते हैं। हमने ये कंक्लूजन निकाला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर होगा, तभी तो पी में ए अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, प्रेशर है। तो जब ये प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, देखो ऑप्शन में जो यूनिट है वो सीजीएस वाली यूनिट है। तो आपको भी जो यूनिट रखनी है ना, वो सीजीएस वाली रखनी है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की सीजीएस यूनिट मैंने बताई थी आपको, डाइन होती है। और एरिया की सीजीएस यूनिट कितनी हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए अपॉन वी स्क्वायर होगा डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए अपॉन वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट है वॉल्यूम की, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इक्वल टू डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से ए कितना आ गया, ए आ गया डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 6 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से ए की यूनिट आ गई डाइन सेंटीमीटर टू द पावर 4। आंसर कितना आ गया, बी, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन इसीलिए दिए जिससे आपको ये भी याद रहे कि सीजीएस यूनिट भी याद रखनी है। यदि ऑप्शन न्यूटन और मीटर में होता तो आप एसआई यूनिट में आंसर निकालते। ऑप्शन सीजीएस यूनिट में है, डाइन सेंटीमीटर में है, इसलिए हमने सीजीएस यूनिट में आंसर निकाला, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं, क्वेश्चन दिया था कुछ, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, जहां पे P है प्रेशर और V है वॉल्यूम, ये है कांस्टेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन की ए की डायमेंशन निकालो, डायमेंशन ऑफ ए कैसे निकालोगे, आपको पता है P और A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, दो सेम क्वांटिटी ऐड होती है। तो A अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर होगा, ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा। और प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहां से आपने कर दिया ए अपॉन एल क्यूब का स्क्वायर
इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहां से ए का डायमेंशन निकल के आ गया ए एम एल टू द पावर 5 टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ ए निकल के आ गया। दूसरा पार्ट, यूनिट ऑफ ए की यूनिट बताओ। पार्ट टू, यूनिट ऑफ ए। अब 5 किलोग्राम को 10 लीटर में तो नहीं जोड़ते ना, 5 किलोग्राम को 10 किलोग्राम में ही जोड़ोगे ना। तो यदि P क्या है, प्रेशर है, तो A अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर होगा। और प्रेशर की यूनिट होती है डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ही क्यों ली है, क्योंकि ऑप्शन में सीजीएस यूनिट थी। यहां से आ गया A अपॉन वॉल्यूम की यूनिट डाले सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए की यूनिट क्या आ गई, डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के देखो 4 बार हो गया, 2 बार डायमेंशन निकालना बता दिया, 2 बार यूनिट निकालना बता दिया। लग सकता है आपको कि मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा में पढ़ा रहा हूं, पर अब आपको 10वीं के लेवल से 11वीं तक ले जाने के लिए, और वो भी पहले चैप्टर में, थोड़ा तो अपग्रेड होने में टाइम लगेगा ना। बस यहीं पे जो पीछे रह गए, पीछे हो गए, हमसे नहीं हो रहा, वो 10 लाख की भीड़ में आ जाते हैं। और यहीं पे जिनने कर दिया, करना तो पड़ेगा। जब मैं 11th में आया था तो मेरे लिए भी सब चीजें, मुझे सब कुछ बनता थोड़ी था, मुझे भी तो पढ़ना पड़ा था ना, मुझे सब चीजों को रटना पड़ा था। आपके लिए तो मैं फिर भी चीजों को क्लब करके देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, इतने सारे डायमेंशन क्लब कर दिए जिससे आपको याद करने में आसानी। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहीं पर जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, उसकी रैंक आएगी। यहीं पे जो पीछे होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा हार मानता जाएगा, रोज का लेक्चर पीछे करता जाएगा, ठीक है कल करूंगा, पता भी नहीं चलेगा कब 10 लेक्चर होगा, 15 लेक्चर हो गए। एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट डील करना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 2 दिन यानी कि 6 लेक्चर, 1.5 घंटे का एक लेक्चर यानी कि 9 घंटे। दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। अब रोज का रोज करते जाओ। ये याद करना है क्या, ये पढ़ना है क्या, जो जो बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अपना सेहत का ध्यान रखोगे, आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करोगे। जो मैं रोज पढ़ाऊंगा वो आप रोज पढ़ते जाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, और खुश रहोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।